वेलकम बैक टू नीतीश यादव क्लासेस गाइस और बीईजी 142 अंडरस्टैंडिंग द ड्रामा। इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज हम कवर करेंगे। दोस्तों देखो, कल आपका इस सब्जेक्ट का पेपर है और ये 90 मार्क्स के क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा और इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप एग्जाम्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। और दोस्तों देखो, इस एग्जाम का जो पैटर्न है ना, पहले आपसे 10 मार्क्स के पोएम्स के वो पूछे जाते हैं, मतलब जो भी ड्रामा के अंदर के थिंग्स होते हैं, जैसे व्हाट इज़ ड्रामा, ठीक है? और उसके अंदर के व्हाट आर द कैरेक्टर्स, ट्रेट्स, ये सब आते हैं, वो सब पूछा जाता है। तो 10 मार्क्स आई डोंट थिंक इतना मैटर करता है। अगर हम 90 को कवर करते हैं ना, तो उसमें कुछ भी बना के लिख देंगे। बेसिकली अपनी नॉलेज का यूज़ करेंगे। तो इसके अंदर जो सेक्शन बी होता है ना, उसके अंदर एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है। इसके अंदर 10 मार्क्स के आपको 3 क्वेश्चन दिए जाते हैं और हर बार ये रिपीटेड है। 3 ही स्टोरीज़, मतलब जो ड्रामा है इसके अंदर इम्पोर्टेंट है। एक ऑल माय सन है और एक हाफ वे हाउस है और तीसरा है द ट्रायल ऑफ दिनान किमेथी। ठीक है? अब इसके अंदर मैं आपको ना एक-एक करके बताऊँगा कि किस तरह आप क्वेश्चन को अप्रोच करना। और ये जो अभी मैं आपको एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट ना, इसकी भी एक ट्रिक बताऊँगा जिसकी हेल्प से आप अच्छे से इन्हें टैकल कर सकते हैं। ठीक है? तो देखिए, सबसे पहला क्या आता है कि फ्रॉम नाउ ऑन आई विल ओनली बॉदर अबाउट माई सेल्फ, आई हैव डन माई utmost, इट्स द एंड नाउ, एज़ फार आई एम कंसर्न्ड इट रियली इज़ द एंड। तो बेसिकली आपको जहाँ भी ऐसा दिखे ना कि एक ऐसा पर्सपेक्टिव आ रहा है जिसके अंदर कोई किसी को छोड़ने की बात कर रहा है या कोई अपनी लाइफ से तंग आ चुका है, ठीक है? या अगर कोई बोलता है कि ये एक ज़ू है, तो इसके अंदर ना डोमेस्टिक वायलेंस रिप्रेज़ेंट होगा। और जहाँ भी डोमेस्टिक वायलेंस रिप्रेज़ेंट हो ना, आप उसको सीधा हाफ वे हाउस से कनेक्ट करना और इन लाइन्स को ही समझा देना। अब इसके अंदर होता क्या है, मैं आपको समझाता हूँ कि ये जो स्टोरी है ना, इसके अंदर सावित्री होती है, वो एक हाउस मेकर होती है, ब्रेड अर्नर होती है, बेसिकली हाउस मेकर नहीं होती। वो ना अपने घर का खर्च चलाती है और महेंद्र उसका पति होता है, वो अपने फेलियर्स का ज़िम्मेदार सावित्री को मानता है और उसको मारता-पीटता है। उसका बेटा अशोक भी बिल्कुल उसके साथ वैसा ही करता है और सावित्री ना फिर जैसा अपना एक आइडियल हस्बैंड को थिंक करती है, उसके लिए ना वो अपने दोस्तों के साथ रिलेशंस में जाती है, मतलब बेसिकली अटेंशन वगैरह जो भी सीक करती है। तो उसी के बारे में पूरी कहानी है, बट इसके अंदर दिखाया नहीं गया है। इसके अंदर ना वुमेन के जो कंडीशंस हैं उसको ही दर्शाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दिस लाइन इज़ स्पोकन बाय सावित्री इन हाफ वे हाउस। जैसा मैंने आपको बताया, जहाँ भी आपको ऐसा दिखे आप उसको उससे कनेक्ट करना। इट मार्क्स अ ब्रेकिंग पॉइंट आफ्टर ईयर ऑफ enduring neglect and irresponsibility from her husband Mahindra. Feeling exploited, she declare her resolve to think only of herself. The repetition of it really is the end shows she has lost faith in रिकॉन्सिलिएशन एंड इज रेडी टू लीव हर मैरिज। तो बेसिकली ना इसके अंदर जो सावित्री होती है ना, अपने पति के बिहेवियर से तंग आ जाती है महेंद्र के, क्योंकि वो उसको नेग्लेक्ट करता रहता है और इररिस्पॉन्सिबल होता है, जिसकी वजह से ना उसका बहुत शोषित फील होता है और वो ना फिर इस मैरिज से बाहर निकलने का सोचती है। और दिस मोमेंट इज क्रूशियल एज इट हाईलाइट्स द प्ले फेमिनिस्ट थीम, exposing how societal and marital expectation trap women in cycle of suffering. Savitri word challenge traditional gender roles, advocating her self-respect and independence. Rakesh used these lines to criticize patriarchal structure and to call attention to the emotional tolls they take on women. It's a turning point in the play, showing Savitri transformation from silent sufferer to assertive individual. सो बेसिकली इसके अंदर क्या है कि ये ना प्ले का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट दिखाता है, दैट इज़ कि जो वुमेन की सफरिंग होती है और सोसाइटी के मैरिटल एक्सपेक्टेशन ट्रैप्स के अंदर वो फँस जाती है ना, कि मतलब हस्बैंड उनकी केयर करे, उसका एडमायर करे, वो सब सावित्री को मिलता ही नहीं है। तो राकेश जो होते हैं, मतलब मोहन राकेश इसके पोएट हैं, वो इन लाइन्स का यूज़ करते हैं सावित्री के तौर पर दिखाने के लिए कि कैसे एक वुमेन की लाइफ में ये टर्निंग पॉइंट होता है और सावित्री का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। एक साइलेंट सफरर, पहले वो सफ़र कर रही होती है, उसके बाद वो ट्राई करती है कि अब मैं इसके खिलाफ आवाज़ उठाऊँगी। चलिए, अब नेक्स्ट देखिए, आई एम 61 years old, only would I have another chance to make something for you. 61 years old, you don't get another chance, do you? ठीक है? तो बेसिकली जहाँ भी आपको ऐसा पर्सपेक्टिव दिखे ना, जहाँ एक फादर अपने कंसर्न्स को रख रहा है, मतलब यहाँ पे देखो कि ओनली ऐसा कौन करता है, मतलब फादर ही करते हैं ना यार, कि उन्हें कोई भी चांस मिले और वो 61 इयर्स ओल्ड के हैं और यहाँ पे ऐसा लग भी रहा है कि कोई एक मेल नरेट कर रहा है। आप धीरे-धीरे ना क्वेश्चंस को दोबारा से पढ़ना एक बार मेरी बात सुनने के बाद, तब आप ज़्यादा रिलेट करोगे। अभी आपको लग रहा होगा कि मतलब पढ़ा है तो कुछ भी बोल दे रहा है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है?
और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, थोड़ा प्रमोशन भी चलता है, ठीक है? तो बेसिकली इसके अंदर ये जो प्ली है ना, मतलब ये देखो प्ली कर रहा है, समझाने की कोशिश कर रहा है कि मतलब जो भी मैंने किया है ना वो सब मैंने तुम्हारे लिए किया है, एज़ अ फादर मैंने अपने बच्चों के लिए किया है। ठीक है? The desperate play is from Joe Keller in Arthur Miller All My Son. He say it to justify his decision to ship defective aeroplane parts during the war, claiming he did it to secure his family financial future before it was too late for him. Joe words expose his fear of old age and failure, showing how he feels pressured by the American dream to achieve success at any cost. This extract reveals the central conflict of the play, पर्सनल एम्बिशन वर्सेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, जोस रियलाइजेशन रिफ्लेक्ट मोरल ब्लाइंडनेस एज ही प्रायोरिटाइज हिज फैमिली कंफर्ट ओवर लाइव्स ऑफ पायलट हु डाइड बिकॉज ऑफ एक्शन। मिलर यूजेस दिस मोमेंट टू क्रिटिसाइज द कैपिटलिस्ट माइंडसेट दैट वैल्यू प्रॉफिट अबव ह्यूमन लाइफ एंड एक्सपोज द ट्रेजिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एथिकल कॉम्प्रोमाइज। तो बेसिकली देखो ये क्या है इसके अंदर कि इसके अंदर ना जो केलर होता है वो बोलता है कि देखो मैं 61 ईयर्स का हूँ और अगर मेरे को कोई भी चांस मिलता है ना तुम लोगों के लिए कुछ करने का, तो मैं उस चांस को नहीं गंवाना चाहता था। अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम क्या ऐसा नहीं करते? तो इस स्टोरी के अंदर बेसिकली जो केलर होता है ना वो डिफेक्टेड एरोप्लेन के पार्ट्स के पीस अमेरिकन आर्मी को दे देता है वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, जिसकी वजह से 21 पायलट की मौत हो जाती है। और ये ना इस जो प्ले है इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव भी दिखाता है कि पर्सनल एम्बिशन वर्सेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखो पर्सनल एम्बिशन होता है कि हम अपनी लाइफ सिक्योर करें, अपने बच्चों को पैसा-वैसा दें, ठीक है? बट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कोई चीज़ होती है, तो इसके अंदर वही बताया गया है। आप इसको अच्छे से नरेट कर सकते हैं और मैंने इसी का एक्सप्लेनेशन वीडियो में अपलोड कर रखा है, तो उसको भी मस्ट वॉच कीजिएगा दोस्तों और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है? हू आर फ्रेंड्स, हू आर एनिमीज, ओ द एगनी ऑफ अ लोन बैटल, बट आई विल फाइट नॉट एट द एंड अलोन। अब देखो ऑन टू द एंड अलोन। अब ये देखो जहां भी ना आपको ऐसा लिखे कि कोई क्रांतिकारी बात करी जा रही है तो वो दीदान कीमती है। ठीक है, द ट्रायल ऑफ दीनान कीमती से उठाया गया है। तो आप समझ जाइएगा, इसके आगे 2 एग्ज़ाम्पल्स आएँगे ना, मैं आपको बताऊँगा एकदम करेक्ट। यही 3 चीज़ें लगने वाली हैं इसके अंदर। देखो दिस लाइन इज़ स्पोकन बाय दिनान कीमती, द लीडर ऑफ माओ माओ रिबेलियन। जो दिनान कीमती है ना, वो केन्या मतलब साउथ अफ्रीका का एक वो होता है, क्या कहते हैं, ग्रेट लीडर होता है जो माओ माओ रिबेलियन करता है। इन द ट्रायल ऑफ दिनान कीमती इट कैप्चर कीमती आइसोलेशन एज ही फेस कॉलोनियल ऑपरेशन अलोन, हिज rhetoric question, who are friends and who enemies, show his struggle of discern loyalty in a time of betrayal and fear. The lone battle reflects not just his personal fight but the broader struggle of Kenyan against British colonial rule. Despite his loneliness, his resolve to fight on to the end symbolizes the unbreakable spirit of the resistance movement. The passage underscores the play themes of sacrifice, courage, and necessity of solidarity in liberation struggles. It also highlights the psychological warfare waged by colonial to break the will of freedom fighter. तो बेसिकली इसके अंदर ना दिनान कीमती बताने की कोशिश करते हैं कि देखो जो ये माओ माओ रिविलियन है जो केन्या के लोगों के लिए वो करते हैं, बिकॉज जो केन्या के लोग होते हैं ना वो कॉलोनियल ऑपरेशन मतलब जो ब्रिटिश होते हैं उनके अधीन होते हैं, ठीक है? उनका उपनिवेश होता है उनके ऊपर, कॉलोनाइज़ेशन होता है। और ये क्वेश्चन ना कि वो करता है कि मतलब उस टाइम ना उसको एक फ़ियर भी है बिट्रेयल का, क्योंकि देखो जो क्या कहते हैं, कभी भी आता है ना हमें धोखा आता है वो किसी अपने से भी आ जाता है, तो ये इसके अंदर उसी को दर्शाता है, ठीक है? और जो लोन बैटल है ना यहाँ पे रिफ्लेक्ट करती है कि उसकी ना पर्सनल फाइट नहीं है, बट एक ब्रॉडर स्ट्रगल है केनियंस का, जो केन्या के लोग हैं, वहाँ के निवासी हैं, उनका ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट में, ठीक है? अब देखो डिस्पाइट लोनलीनेस, क्योंकि देनान कीमती एकदम लोन होता है, वो आखिरी तक फाइट करेगा, ये दर्शाता है उनकी स्पिरिट और रेजिस्टेंस के मूवमेंट को, ठीक है? और इस पूरे पैसेज के अंदर ना दिनान कीमती के जो भी मतलब करेज है उसके बारे में बताया गया है। और दोस्तों इसकी स्टोरी बहुत बड़ी तो नहीं कहूँगा, बट फिर भी हाँ है थोड़ी बड़ी, लेकिन मैं आपको ट्राई करूँगा कि आपको इसके अंदर ही क्लियर हो जाए और आपको किसी दूसरी वीडियो की ज़रूरत ना पड़े। चलिए, अब देखिए, व्हाट द हेल डू यू मीन? यू डिड इट फॉर मी, डोंट यू हैव अ कंट्री? यू आर नॉट इवन एन एनिमल, नो एनिमल किल्स हिज ओन। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे मैंने क्या बोला कि देखो यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना किसी ने किसी के लिए कुछ किया है बट कोई एडमायर नहीं कर रहा, तो यहाँ पे बिल्कुल वही होता है जो केलर होते हैं,
ठीक है? उनका बेटा होते उनके 2 बेटे होते हैं, लैरी और क्रिस। लैरी तो वॉर के अंदर गायब हो जाता है, बट जो क्रिस केलर होता है ना, वो बच जाता है। तो ये लाइन वो बोलता है। अब देखो, द आउटबर्स्ट कम फ्रॉम क्रिस केलर कन्फ्रंटिंग हिज फादर जो इन ऑल माय सन्स, Chris has just learned that Joe crime shipping faulty aeroplane parts was rationalized as being for the family. Chris' furious response exposes his delumination with his father and challenge the moral justification Joe cling to by saying you are not even animal, no animal kill his own. Chris condemns Joe's betrayal of both his country and basic humanity. This moment is the emotional climax of the play, bringing father and son in direct moral conflict. Chris' outrage embodies the theme of social responsibility and expose the destructive consequences of selfishness disguised as paternal care. Miller used this scene highlight how blind loyalty to family can corrupt moral judgment and devaste life. अब बेसिकली इसके अंदर क्या है, जो क्रिस केलर ना कन्फ्रंट करता है अपने फादर को कि क्या तुमने जो मतलब ये शिप के फॉल्टी पार्ट्स को वो किया, वो कोई ह्यूमन एक्ट था? ऐसा तो मतलब जानवर भी नहीं करते ना अपने बच्चों के साथ। कोई जानवर को देखा है कि अपने ही बच्चे को मार रहा हो? ऐसा तो नहीं होता। तो और जो होता है ना, अपने एक्शन को जस्टिफाई करता है कि मैंने ये अपनी फैमिली के लिए किया। तो क्रिस केलर ना उसको बोलता है कि ये तुमने अपनी फैमिली के लिए नहीं किया, ये ना तुम अपने मतलब जो भी अपना वो पर्सनल वो था, उसको छुपा रहे हो। मोटिव था या कुछ भी कह लीजिए। तो ये दिखाता है कि मतलब जो लॉयल्टी होती है ना फैमिली के लिए, वो एक इंसान को मोरल जजमेंट करप्शन के बहुत करीब ले जाती है। तो आई होप दोस्तों, देखो ये मैंने ये वाला क्वेश्चन ना डी वाला इसी के लिए रखा था। वैसे मैं आपको 3 ही करा रहा था, बट यहाँ से ना आप बहुत आसानी से रिलेट कर जाओगे। और दोस्तों प्लीज़, ये मेरा न्यू चैनल है तो सपोर्ट करना, सब्सक्राइब कर देना यार, क्या ही जाएगा आप लोगों का। एग्ज़ाम टाइम देखना यार, कोई नोटिफ़िकेशन नहीं आएगी तुम लोगों को। चलो, अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 400 वर्ड्स ईच। और यहाँ पे आपको 3 आंसर्स के जवाब देने हैं, ठीक है? और 20-20 मार्क्स का होगा। अब बेसिकली मैं यहाँ ना आपको समराइज़ कराऊँगा और समरी बताऊँगा, जिसकी मदद से आप आसानी से पेपर के अंदर राइट कर सकें आंसर्स को। डिस्कस द वुमेन पर्सपेक्टिव इन हाफ वे हाउस। तो बेसिकली इसके अंदर ना हाफ वे हाउस जो पोएम है, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि सावित्री की कहानी होती है, जो ब्रेड अर्नर होती है और उसका पति उसको मारता रहता है। उसके बच्चे भी उसको मतलब उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं करते, और उसकी मतलब एक वुमेन के दर्द को इसके अंदर दर्शाया गया है। तो चलिए, इन मोहन राकेश हाफवे हाउस द फीमेल प्रोटोगेनिस्ट सावित्री रिप्रेजेंट वुमेन स्ट्रगल विद इन मैरिज एंड सोसाइटी। शी इज इंटेलिजेंट एंड इंडिपेंडेंट बट फील ट्रैप्ड इन patriarchal home with an irresponsible husband. Her frustration grow as she manages finance and household duties alone while seeking respect and equality. Through Savitri perspective, the play exposes the emotional and mental burden women bear, questioning traditional gender roles. Her desire for separation challenge society expectation, highlight the need of individual identity beyond marriage. Savitri portrays reflect the realities of middle class Indian women torn between duty and self-respect. Her experience critique the institutions of marriage when based on dominance and dependency, emphasizing the importance of communication and mutual respect. By giving voice to women anguish, Rakesh compels the audience to reflect on gender inequality and the necessity of social change. तो बेसिकली इसके अंदर ना देखो, वेमेन का पर्सपेक्टिव क्या होता है कि सावित्री ना स्ट्रगल कर रही होती है, उसी को दिखाया जाता है कि एक मैरिज के बाद जो वेमेन का स्ट्रगल होता है सोसाइटी में, वो डिफरेंट लेवल का होता है। सावित्री देखो इंटेलिजेंट भी होती है और इंडिपेंडेंट भी होती है, बट वो ना एक ये जो पाट्रियर्कल सोसाइटी होती है ना, मतलब जहाँ पित्त सत्तात्मक, जहाँ जो पुरुष होते हैं, पुरुषों को ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है और औरतों को पैरों की जूती समझा जाता है। बेसिकली ये मतलब रहता है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसका, ठीक है? ऑल्दो ऐसा होता नहीं है, बट क्या करें, अब इस प्ले के अंदर ऐसा है, तो मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नो इंटेंशंस टू हर्टिंग एनीवन इमोशंस, ठीक है? तो उसके अंदर ये बताया गया है। और इसी के अंदर ना जो सावित्री का मतलब कैरेक्टर है ना, वो रिफ्लेक्ट करता है कि कैसे उसके साथ ना शोषण किया जाता है। जैसे वो ऑफिस से आती है तो उससे उसका पति चाय मंगवाता है, उसके बच्चे इसको केयर नहीं करते, ठीक है? तो यही है वुमेन पर्सपेक्टिव हाफ वे हाउस के अंदर। मतलब बेसिकली आपको एक वुमेन के दर्द को दिखाना है। उसके अंदर उसके बच्चे उसकी केयर नहीं कर रहे, पति उसको मारता पीटता है और अपने फेलियर्स का उसको जिम्मेदार मानता है,
ठीक है। डिस्कस द कैरेक्टर ऑफ क्रिस केलर। अब देखिए क्रिस केलर का कैरेक्टर, आपको क्रिस के बारे में थोड़ा बहुत पता चल गया होगा कि क्रिस कौन था और मतलब कैसा उसका मतलब जो केलर का बेटा था, बट उसके बावजूद ना वो एक बहुत ही क्या कहते हैं पेट्रियट इंसान था और समझने वाला था, क्योंकि उसने वर्ल्ड वॉर 2 में एक कंपनी में सर्व किया होता है। अब देखिए क्रिस केलर इन ऑल माय सन्स इज अ कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर रिप्रेजेंटिंग idealism clashing with harsh realities. He is kind, loyal, and deeply ethical. As Joe Keller's son, he admires his father until learning of Joe's crimes. Chris' internal struggles between love for his father and duty to truth defines his character arc. He dreams of world guidance by moral integrity, but becomes delusional. Uh, when he discovers his father's betrayal, Krish anguish reflects the conflict between family loyalty and social responsibility. His character exposes the consequence of blind faith in authority given and social norms. Chris embodies post-war American moral awakening, questioning value of success at any cost. His emotional breakdown highlights how dishonesty destroy not only relationship but also idea. By forcing his father to confront the truth, Chris emerges as the play more concise. ठीक है। अब इसके अंदर देखो क्रिस क्या होता है कि क्रिस ना एक आइडियलिज्म और हार्श रियलिटी के बीच में ना फंसा हुआ इंसान है। पहले तो देखो क्रिस का जो कैरेक्टर है वो बहुत काइंड, लॉयल और डीपली एथिकल होता है और अपने फादर को ना बहुत प्यार करता है, हर एक बेटा करता है। बट लेकिन जब उसको ट्रुथ पता चलता है ना कि उसके फादर की वजह से इतने सारे अमेरिकन की जान गई है, और उसका जो बेटा होता है ना लैरी, वो सुसाइड भी इसी वजह से करता है क्योंकि उसको पता चल जाता है कि उसके फादर ने गलत किया है जिससे 21 अमेरिकन पायलट्स की मौत हुई है। तो वो यही दिखाता है, ठीक है। अब इसके अंदर ना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और फैमिली लॉयल्टी होती है, इसके बीच के कॉन्फ्लिक्ट को एंग्विश करता है क्रिस। मतलब क्रिस क्या करता है कि देखो, अब फैमिली लॉयल्टी के हिसाब से तो उसे भी अपने फादर का सपोर्ट करना चाहिए कि फादर आपने जो भी किया हमारे लिए किया, बट वो ऐसा नहीं करता। और जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना वो उसको आगे रखता है और अपने फादर को पूरी तरीके से बोलता है कि आप इसके जिम्मेदार थे, आप बस अपने करतूतों को छुपा रहे हैं। बट इन द एंड प्ले में क्या होता है, अब मैं ये भी आपको रिवील कर देता हूँ, या नहीं यार, अब मेरी वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जस्ट किडिंग गाइस। एंड में ये जो केलर होता है अपने आप को शूट कर लेता है और प्ले एंड हो जाता है, ठीक है। ये उसके पूरा सीन ही चल रहा था। चलिए, डिस्कस द मेल एज अ विक्टिम ऑफ सोसाइटी इन हाफ वे हाउस। अब देखो, अब इसके अंदर मेल को भी विक्टिम की तरह दिखाया गया है इसके अंदर। अब देखो मैं बताता हूँ कैसे दिखाया गया है। इन द हाफ वे हाउस महेंद्र symbolizes how societal pressure victimize men expected to be sole breadwinner and authority figure. He fails to fulfill these roles, leading to frustration and escapism. His resilience on loan and lack of responsibility stem from societal expectation of masculinity that he cannot meet. Instead of seeking solution, he includes in denial, which increase his wife resentments. Mahendra behavior show how rigid gender roles harms men too, pushing them to hide weakness and avoid accountability. His inability to communicate and insecurity about masculinity lead to marital breakdown. The play portray him not only as a flawed individual but also a product of societal construct that equate manhood with financial and emotional dominance. Rakesh portrayal of Mahindra highlight that both men and women suffer under traditional norms, needing empathy and change. अब बेसिकली देखो कहीं भी क्या होता है कि जो मैन मैस्कुलिनिटी होती है ना, मैन की मैस्कुलिनिटी वो होती है कि वो अपनी फैमिली के लिए एक अच्छा आदमी बने, ठीक है, ब्रेड विनर वही हो और वुमेन उसकी काम ना करे, बट ऐसा होता नहीं है। बट समहाउ यार देखो, मैन भी कभी-कभी फेल हो जाता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो जानबूझ के चाहता है, क्योंकि इसके अंदर भी ना महेंद्र पूरी कोशिश करता है। वो अपना बिज़नेस चलाने की कोशिश करता है बट फेल होता है, तो यार क्या करोगे? हो जाता है फेल। बट इसके अंदर जो सावित्री होती है ना, वो इसके कॉन्टेक्स्ट को अलग ले लेती है। ऑल्दो महेंद्र की भी गलती होती है, बट इसमें कहीं न जो हमारा पर्सपेक्टिव पहले से चला आ रहा है सोसाइटी का, कि मैस्कुलिनिटी होती है तो वो आप ही अपने घर के ब्रेड विनर हो, ऐसा तो कभी दिखाया नहीं गया था कि महिलाएं भी होती हैं। बट यार, विमेन्स आर ऑल्सो दैट मच केपेबल कि वो अपना घर चला सकती हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं चला सकती, उनके अंदर भी होता है। बट इसके अंदर यही दिखाया गया है कि कैसे एक मैन भी विक्टिम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द थीम ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और दोस्तों इसके अंदर दो और क्वेश्चन है, इसके बाद मैं वीडियो एंड कर दूंगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों को शेयर करना और कमेंट भी कर दो यार। अगर तुम्हें कोई भी नोट्स चाहिए, वीडियो चाहिए,
तो मुझे प्लीज कमेंट करना, ठीक है। चलिए, डिस्कस द थीम ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ऑल माई सन्स। अब देखो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थीम को कैसे दिखाया गया है, तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको एक सीधा सा इसके अंदर आंसर दूंगा। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी समाज के प्रति जो कर्तव्य होता है ना, वो होता है। तो जो केलर का जो कर्तव्य था वो क्या था कि अपने अमेरिकन आर्मी के साथ एकदम हम फेथफुल रहे और उनको अच्छे पार्ट्स दे, ठीक है। बट इसके अंदर ऐसा होता ही नहीं। देखो, ऑल माय सन्स रिवॉल्व्स अराउंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट्स कॉन्फ्लिक्ट विद पर्सनल इंटरेस्ट। जो केलर डिसाइडेड टू शिप फॉल्टी एयरलाइन पार्ट्स, sacrifice soldier life for his family profit, reflecting a disregard for the wider community. This play shows how individual unethical choice, even if justified as family loyalty, can have disastrous social consequence. Chris Keller idealism of confrontation with his father, emphasizing his that responsibility extend beyond one family to society. Miller criticized capitalist value that prioritize success over humanity. Through Joe Downfall, the play warns that ignoring social duty for personal gain leads to tragedy. It calls for integrity, accountability, and recognition of collective welfare. This remains relevant, reminding audience that more choices affect not just individual but the एंटायर सोसाइटी। तो बेसिकली इसके अंदर देखो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने जैसा आपको बताया कि जो कैलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो एक अच्छे पार्ट्स को शिप करे, बट वो एक फॉल्टी पार्ट को शिप करता है, जिससे जो अमेरिकन एयरक्राफ्ट होते हैं वो खराब हो जाते हैं, 21 पायलट की मौत हो जाती है। और जो क्रिस और उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है वो भी इसकी वजह से ही होता है, क्योंकि उसके फादर को अपने रोल्स पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए था, ना कि फैमिली के गेन्स पे, ठीक है। और ये प्ले ना वार्न करता है कि जो हमारी सोशल ड्यूटी होती है ना फॉर पर्सनल गेन्स, ठीक है, इनको कभी भी मिक्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे एक ट्रेजेडी, दुखद घटना होती है। इट इज कॉल्ड इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी। मतलब देखो, जो भी करना चाहिए देश के प्रति करना चाहिए, देश के हित में, देश का अनहित नहीं करना चाहिए, बेसिकली यही बताया गया इसके अंदर। और दोस्तों ये मैंने लिखा इसलिए है ना कि आप लोगों को ना थोड़ा बहुत आइडिया लग जाए कि आप लोगों को कैसे लिखना है। मेरा ऐसा कोई वो नहीं है पर्सपेक्टिव कि आपकी वीडियो को लंबा करूं, आपको पकाऊं। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। ये लास्ट होगा और थोड़ा प्रमोशन कर लूं, अभी इस फील्ड में नया हूं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। कमेंट ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम इन द ट्रायल ऑफ दीदान कीमती, ठीक है। इन द ट्रायल ऑफ दिनान कीमती, ये पूरी पोएम का नाम है, द ट्रायल ऑफ दिनान कीमती, बाय नुगोई वा थियोंग एंड मिश्रे गीथे मुगो। यार देखो ये बहुत ही अजीबोगरीब नाम है, आई एम सॉरी अगर गलत प्रोनाउंस हुआ हो तो, ठीक है। Times operate non-linearly, blending past, present, future. The play weaves historical event of the Mau Mau uprising with Dinan Kimti trial, showing time as a tool to connect colonial oppression with ongoing struggles for freedom. By revisiting past uh, atrocities, the play emphasizes that history repeats unless people resist injustice. Time serves as both memory and prophecy, urging urging audience to learn from the past, sacrifice, and fight for liberation. The shifting temporal structure disrupts colonial narratives that portray resistance as fertile. Instead, it celebrates resilience across generation. The concept of time deepens the play political message, asserting that the struggle for justice is continue and timeless. So basically ये जो क्या कॉन्सेप्ट है ना टाइम का, दिनान कीमती के द ट्रायल ऑफ दिनान कीमती के अंदर, इसके अंदर दिखाया जाता है ना कि अगर आप अन्याय के खिलाफ खड़े नहीं होगे ना, तो वो चीज ना अपने आप को रिपीट करती रहेगी। अब जैसे दिनान कीमती एक पहला बंदा थोड़ी होगा जिसके साथ ऐसा मतलब ऑपरेशन हो रहा होगा और जिसका शोषण हो रहा होगा, इससे पहले भी हुआ होगा। बट जब तक आप रिफ्यूज नहीं करोगे ना उस चीज को, तब तक वो आपके साथ होती रहेगी। तो आपको 5 सैक्रिफाइसेस के देख के समझना चाहिए। ये वही दिखाता है, मतलब इसके अंदर कौन जो ये इसके पोएट्स हैं, कीमती सॉरी नुगोई वा थियोंग और मिसरे गीथाय मुगो, ये जितने भी मतलब ये दोनों हैं जो भी हैं, इन लोगों ने ये दिखाया है कि कैसे हमें अपने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को समझना चाहिए। जैसे पास्ट से आप देखो कि क्या हमारे साथ गलत चीजें हुई हैं, ठीक है। प्रेजेंट में आप उसके खिलाफ ना युद्ध करोगे तो फ्यूचर में वो चीजें नहीं होंगी, ठीक है। अब इसी के अंदर जैसे ये हिस्टोरिकल इवेंट होता है, माऊ माऊ के जो रिबिलियन होता है उसके बारे में बताया गया है ना।
और ये कनेक्ट करते हैं कॉलोनियल ऑपरेशन को और ऑनगोइंग स्ट्रगल्स फॉर द फ्रीडम को, ठीक है? सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ आया होगा और दोस्तों इसके साथ ना आप एक और एक्सप्लेनेशन देख लेना ऑल माय सन्स का। ऑल माय सन्स बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार, इसके ना काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। प्रीवियस ईयर के अंदर भी 2 क्वेश्चन वो 10 मार्क्स में रिपीट हुए थे और 20 वाले में 1 हुआ था, ठीक है? तो 40 मार्क्स की वेटेज कैरी करता है और मैं उस वीडियो को प्लेलिस्ट के अंदर ही लगा दूँगा, आप उसको भी वॉच करना और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर यहाँ तक आए हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम गाइज़। थैंक यू सो